प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको विकारी शब्दों का परिचय समझाया था कि कैसे उनका पद परिचय बताया जाता है, और इस वीडियो में हम करेंगे अविकारी शब्दों का पद परिचय। अब अविकारी शब्द क्या हैं? जिनमें कोई विकार या कोई परिवर्तन ना हो, और हिंदी में हम इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय वे शब्द जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। तो हमारे पास विकारी शब्द 4 थे, तो अविकारी शब्द कितने हैं? 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो वही बात, जब भी हम पद परिचय करेंगे तो हमें भेद आना आवश्यक है। तो जो क्रिया विशेषण है, इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीति यानी कैसे, क्रिया किस ढंग से हुई, है ना। काल माने समय, कब हुई, है ना। स्थान यानी कहाँ हुई, और परिमाण यानी कितना कितनी। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। उदाहरण देखिए, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे को रेखांकित किया। अब आप देखिए, धीरे धीरे जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया से पहले हम क्वेश्चन टैग लगा के देख सकते हैं। कब? कब का जवाब नहीं आता। कहाँ? नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ कैसे क्रिया से पहले जोड़ दूं, कैसे चलता है? धीरे धीरे, है ना। तो ये बनेगा आपका, अब इसका मैंने परिचय देना है, तो इसका परिचय बनेगा, इसको हम बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है? चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो हमारे अविकारी शब्द हैं उनका परिचय देते हुए हम 2 इकाई ही बताते हैं। एक भेद, दूसरा अगर वो क्रिया विशेषण है तो वो क्रिया की विशेषता बताएगा, है ना। अब इसी में एक और एग्जांपल मैं कहूं, बिल्ली ऊपर बैठी है। ठीक है, और मैं ऊपर को अंडरलाइन कर देती हूं, ऊपर बैठी है। तो ऊपर का परिचय देना है हमें, है ना। तो अब कैसे बैठी है तो नहीं हो सकता, कब बैठी है नहीं हो सकता, कहां बैठी है? ऊपर। तो इसका परिचय बनेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण है तो सो मच नेचुरल, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? बैठी है। बैठी है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हुआ आपका क्रिया विशेषण का परिचय। ऐसे ही आप कालवाचक का कर सकते हैं, इसमें भेद में, है ना। परिमाण का कोई उदाहरण पूछा जा सकता है आपसे। अब इसके बाद है संबंध बोधक। क्या होते हैं संबंध बोधक? संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताएं, है ना। अब मैंने अभी एक उदाहरण लिया था, बिल्ली ऊपर बैठी है। अब मैं इस उदाहरण को थोड़ा सा बदल देती हूं, मैं लिखती हूं बिल्ली छत के ऊपर बैठी है। ठीक है, अब के ऊपर को रेखांकित कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बनेगा संबंध बोधक अव्यय। और किस किस के मध्य संबंध बता रहा है? बिल्ली और छत के। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छत के ऊपर बिल्ली बैठी है, तब भी गलत नहीं है। ठीक है, तो के ऊपर जो संबंध बोधक अव्यय है, ये हमारा छत और बिल्ली का संबंध बता रहा है। ऐसे ही मैं कहूं, घर के सामने मंदिर है। ठीक है, के सामने। अब
ये किसका संबंध बता रहा है? घर और मंदिर का। तो हम लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय घर और मंदिर के मध्य संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपसे वैसे प्रकार पूछे नहीं जाते, पर आप करना चाहें तो अच्छी बात है। जैसे दिशा बोधक है, हेतुवाचक है, जैसे तुलनावाचक है, विरुद्धवाचक है। बहुत सारे भेद होते हैं जो संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम अगर पेपर में हम लिखें संबंध बोधक अव्यय है और इसके मध्य संबंध बता रहा है, तो आपको पूरा 1 अंक मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। अभी हमने वाक्य किए थे है ना, तो उसमें हमने बताया था कि कुछ वो जो होते हैं योजक संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं, है ना। तो समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। ठीक है, अब उदाहरण है राम आया परंतु जल्दी चला गया। अब परंतु को रेखांकित किया गया तो हम लिखेंगे परंतु जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और 2 समान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूं करो या मरो, या का परिचय देना है तो या जो है वो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और करो और मरो शब्द को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, समझ आई ये बात। अब उसके बाद मैं बात करती हूं ऐसे ही व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसे बुखार है। ठीक है, क्योंकि को रेखांकित कर दिया तो क्योंकि है, ताकि है, की है, ये सारे व्यधिकरण समुच्चय बोधकों में आते हैं। तो हम कहेंगे ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। समझ आ गई यहां तक? उसके बाद हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय प्लस आदि, अगर हम इसमें संधि दिखाएं, विस्मय यानी हैरानी, तो केवल हैरानी नहीं, प्रशंसा है, चेतावनी है, डर है, भय है ना। विस्मय आदि है ना, जो शब्द इनका बोध कराते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और आपको पता है जो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं वो सदैव वाक्य के आरंभ में लगते हैं और साथ ही साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। जैसे मैं कहूं वाह भारत राफेल ले आया। ठीक है, अब वाह को रेखांकित किया गया है तो वाह का परिचय देना है हमें यहां पर। ठीक है, तो वाह जो है वो खुशी का भाव है। ठीक है, और भेद क्या होगा? हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक। तो ये 2 हमने इसके 2 जानकारियां वाह के बारे में दे दी। ऐसे ही मैं कहूं दूसरा उदाहरण देखो, हाय बेचारे को चोट लग गई, है ना। तो हाय जो है वो यहां पर दुख का भाव दर्शा रहा है, तो यहां पड़ेगा
जैसे हर्ष है, खुशी है, तो ये दुख बोधक, विस्मयादि बोधक। ऐसे ही मैं कहूं हाय बेचारा मर गया, है ना। तो हाय जो है दुख के भाव उसमें आएगा भाव में, और साथ में हो जाएगा शोक बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब जो अंतिम है, देखो वैसे तो कभी बोर्ड एग्जाम में निपात का परिचय पूछा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि ये भी अविकारी शब्दों में आता है तो मैं आपको इसका परिचय भी बताऊंगी। निपात वे अव्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसको एक विशेष बल प्रदान करते हैं। जैसे मैं कहूं शिक्षा मानव को ऊंचा उठाती है, इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के साथ साथ कुछ और भी है जो मानव को ऊंचा उठाता है। ठीक है। और अगर मैं कहूं शिक्षा ही मानव को ऊंचा उठाती है, ठीक है, मैंने ही को रेखांकित कर दिया, तो जो ही है हम लिखेंगे ही निपात, और किस पर बल दे रहा है? शिक्षा शब्द पर विशेष बल दे रहा है। ठीक है। तो निपात वे अव्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उस पर एक विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक है। अब एक और उदाहरण देख लीजिए। मैं जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करूंगी। ठीक है। तो ये जो भर है ये हमारा निपात है, और किस पर विशेष बल दे रहा है? जीवन शब्द पर। ठीक है। तो ये था निपात का परिचय। तो एक बार फिर से देखें, जो अविकारी शब्द हैं वो हमारे कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और जब हमें पद परिचय देना होता है इन अविकारी शब्दों का, तो हमें इनके विषय में दो बातें, इनकी दो विशेषताएं बतानी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम क्रिया विशेषण का परिचय दे रहे हैं तो हम भेद बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि कौन सी क्रिया है जिसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अगर मैं संबंध बोधक का परिचय दे रही हूं तो मैं बताऊंगी ये संबंध बोधक है और ये किस किस के मध्य संबंध बता रहा है, किन किन शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है। उसके बाद समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक में मैंने 2 भेद बताए थे, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद विस्मयादि बोधक का व्यय, विस्मय आदि यानी हर्ष है, शोक है, घृणा है, चेतावनी है ना, हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं ये शब्द, और ये वाक्य के आरंभ में लगते हैं, और इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो अंतिम हमारा बचा वो है निपात। निपात वे अव्यय हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर एक विशेष बल प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी उदाहरण दिया था, शिक्षा ही मानव को ऊंचा उठाती है, तो ही इसमें निपात है और शिक्षा शब्द पर विशेष बल है। एक और उदाहरण देख लो, उसने मुझे भी बुलाया है, तो मुझे के साथ भी शब्द है तो यहां पर मुझे शब्द पर बल है। उसने भी मुझे बुलाया है, तो यहां पर उसने के साथ बल हो गया, है ना, क्योंकि भी उसके साथ जुड़ गया। उसने मुझे बुलाया भी है, तो बुलाया के साथ भी जुड़ा, तो वहां पर उसने एक विशेष बल बुलाया शब्द को दे दिया। तो निपात वे अव्यय जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं और उसको एक विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका अविकारी शब्दों का परिचय। तो मैं आशा कर रही हूं बच्चों कि आपको ये जो विषय है, उपविषय है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो मैं उसका समाधान करूंगी। धन्यवाद। हरे राम।